हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें से देख रहे थे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन डी ऑर्बिटल्स जो कि स्प्लिटिंग के बाद होते हैं, मतलब T2G और EG सेट में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देखे थे, कई एग्जांपल्स उसमें कंसिडर किया था हमने। आज उसको टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें हम लोग। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की आप बात करोगे और इसको कंपेयर करोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, तो पीछे हम लोग देख चुके हैं कि चूंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल 4 लिगैंड्स होते हैं, लेकिन वही हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ सेंट्रल मेटल आयन के अगल बगल टोटल 6 लिगैंड्स होंगे। ऐसा, तो यहाँ लिगैंड्स की संख्या अधिक है, यहाँ कम है, तो ज़्यादा संख्या होने के चलते जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उस हिसाब से इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू हाई होता है। लेकिन यह जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, और हम लोग देखे भी थे कि डेल्टा T इज 4/9 ऑफ डेल्टा O, मतलब डेल्टा T इज अप्रॉक्स 0.44 डेल्टा O, मतलब अप्रॉक्स जो डेल्टा T है वह डेल्टा O का आधा है। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होता है उसके तुलना में आधा है टेट्राहेड्रल फील्ड का स्प्लिटिंग एनर्जी, आधा है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सेट से हायर एनर्जी सेट में प्रमोट करना काफ़ी आसान है, वेरी इजी, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में प्रमोट करना क्या है, काफ़ी आसान है। रीजन की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ऑल आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये सबके सब क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं, सब के सब। तो उस आधार पे जब आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, जैसे कोई एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हम लोग ले लें, जैसे मान लो CO Cl4 पे 2-, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन यहाँ है CO2+, लिगैंड इज Cl- जो कि बहुत वीक लिगैंड है, और ओवरऑल टेट्राहेड्रल है तो इसमें हम लोग को कोई मतलब है नहीं, तो हमेशा हाई स्पिन ही होना है, ऑलवेज हाई स्पिन। क्यों ऐसा होना है, तो जैसे कोबाल्ट 2+ का आप कन्फिग्रेशन लिखोगे 3d7, स्प्लिटिंग दिखाओगे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 7, ऐसा। इसी में आप जब ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग दिखाओगे तो इसमें तो उल्टा होता है ना, 3 ऑर्बिटल्स ऊपर जो T2 सेट होते हैं, 2 ऑर्बिटल नीचे, ऐसा E सेट कहलाता है। अब ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 1 2 3 4 यहाँ नहीं करना है, क्योंकि पेयर करने में जो एनर्जी लगेगा उससे कहीं कम एनर्जी लगेगा यहाँ भेजने में। मतलब यह जो है डेल्टा T विल बी मच लेस देन P बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को पेयर ना करके पहले ऊपर भेजेंगे हम लोग ऐसा, और तब यहाँ से ऐसा। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। मतलब यहाँ इसके लिए कन्फिग्रेशन लिखोगे तो E4T2-3 ऐसा कन्फिग्रेशन लिखाएगा। मतलब यहाँ जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल्स में हैं, तो T2 सेट ऑर्बिटल में है, याद रखोगे। ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको एकदम जो है सो आप ध्यान में रख के चलोगे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रीजन कि यहाँ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल का वह हमेशा कम होगा पेयरिंग से, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना आसान है पेयर करने की तुलना में। इसी में एक कॉम्प्लेक्स हम लोग ले, ऐसा NiCO का होल 4, इस प्रकार से। निकेल का यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। निकेल का आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो हो जाएगा 3D8 4s2। यहाँ आप कैसे दिखाओगे, इसको एनर्जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s तो यहाँ है नहीं, और 4s ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी 4s में एक ही ऑर्बिटल है, तो आधा आधा तो टूटेगा नहीं, जाहिर सी बात है। और इसके स्प्लिटिंग को आप दिखाओगे तो ऐसा 2 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर T2 सेट और 2 नीचे E सेट, और यहाँ से आप दिखाओगे इस 8 इलेक्ट्रॉन को तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, स्प्लिटिंग तो इसका होगा नहीं। तो चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा कि ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को 3D में भेजेगा। मतलब यहाँ आप ऐसे इसको दिखलाओ, पूरा 10 का 10, 8 पहले से था, 2 4s के आ जाएंगे, और तब ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर इस जगह पे आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड आया उसके चलते इस स्प्लिटिंग एनर्जी का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसका एकदम जीरो है। जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब कि कुछ रहा ही नहीं। इसमें निकेल के अगल बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना हाई होगा कि यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड भी उसको अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यह इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा, 4s इलेक्ट्रॉन को 3D में करेगा, और ऐसे इसका कन्फिग्रेशन बनेगा। तो यह एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, चूँकि इसमें इनर और आउटर ऑर्बिटल है नहीं, तो उतना ज़्यादा केसेस नहीं कंसिडर करना है। बस ये 2 केस थे, एक नॉर्मल सा कोई कॉम्प्लेक्स रहा तो, और दूसरा दिस वन कार्बन मोनोऑक्साइड का न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में बताया कार्बन मोनोऑक्साइड भले ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इस केस में निकेल के अगल बगल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो यह लिगैंड इसको उतने अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो इसका वैल्यू कम ही रहेगा। इसीलिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन ही होगा, और पेयरिंग का कोई चांस ही नहीं ना। 2 तो ऑलरेडी है, तो क्या 3 आप तो नहीं कर सकते हो ना यहाँ। तो एनर्जी ज़्यादा भी हो फिर भी इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाना है। तो यह बात की हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट यही एक्सप्लेनेशन यदि हम लोग दें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग हम लोग क्या देखे थे, उसमें D के 5 ऑर्बिटल कैसे स्प्लिट करते थे। D के 5 ऑर्बिटल का क्या एनर्जी था स्प्लिटिंग के बाद, तो सबसे कम था dxz dyz, इससे ज़्यादा था dz², फिर यहाँ था dxy, और यहाँ था dx² माइनस y²। ऐसा। और इन ऑर्बिटल्स के सेट की बात करें, जैसे Eg और T2 जो सेट होता था वैसे, तो यह dx² माइनस y² B1g सेट, दिस वन इज B2g, दिस वन इज A1g, और ये कहलाता था Eg सेट। ऐसा। अब जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स के लिए ऐसे ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, इसमें से यहाँ ये जो हैं ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस हैं, दीज आर स्मॉल एनर्जी डिफरेंसेस, ये स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। लेकिन वही यदि इस डिफरेंस की हम लोग बात करें तो वेरी हाई एनर्जी डिफरेंस, दिस वन इज वेरी हाई एनर्जी डिफरेंस। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग हुआ अलग अलग केस में, इसमें से कुछ ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है। तो जहाँ ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस स्मॉल है उस केस में इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन तो आसान है कि पहले एक यहाँ फिर यहाँ उसके बाद फिर यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ के बीच का गैपिंग बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के बाद आप इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयर करोगे, इसको यहाँ भेजना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस वहाँ का क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो एक एग्जांपल से इसको कंसिडर करें हम लोग, जैसे NiCN4 पर 2-, ऐसा। इसमें से सेंट्रल मेटल आयन इज Ni2+,
लिगैंड इज Cn माइनस विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। यही जो है इस एनर्जी डिफरेंस को बढ़ाता है, इनहांस करता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे यहाँ तो 3d8 हो जाएगा निकेल 2+ के लिए। और अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें हम लोग, तो 1 2 3 4 5 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसा स्प्लिटिंग है तो उस प्रकार से सबसे पहले यहाँ हो जाएगा dx² माइनस y², फिर यहाँ हो जाएगा dxy, उसके बाद dz² और फिर dxz और dyz। ऐसा। अब इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4, माने यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। इसको आप स्मॉल दिखाने के लिए थोड़ा ऐसा कर दो, ऐसे। तो 8 में से तो इलेक्ट्रॉन आप 1 2 3 4 दिखला दिया। अब नेक्स्ट 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि यह जो डिफरेंस है बहुत हाई है, तो यहाँ से अब होगा ऐसे, इस प्रकार से, और ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। मतलब इसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसा हो जाना है, Eg में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद दिस वन इज A1G, इस A1G में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज B2G, इस B2G में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन दिखाओगे। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ऑब्वियसली यह कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि NiCN4 का होल 4 पे जो 2- है ये डायामैग्नेटिक है, और ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4 पर 2- ये पैरामैग्नेटिक है। क्यों है तो देखो, यहाँ भी जो सेंट्रल मेटल आयन है वह Ni2+ ही है, लेकिन Cl- इज वेरी वीक लिगैंड, Cl- इज वेरी वीक लिगैंड, और बहुत वीक लिगैंड है, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज वेरी लेस। चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लैनर। और स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा होता है, टेट्राहेड्रल में बहुत कम है। तो चूँकि यहाँ लिगैंड बहुत वीक है और डेल्टा बहुत स्मॉल है, इसका मतलब कि दिस वन विल बी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग था तो यह जो है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स हुआ। अब यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर स्प्लिटिंग तो ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर ऐसे दिखाओगे 3 ऑर्बिटल्स ऊपर 2 नीचे, और ऐसे ई सेट और दिस वन इज T2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से ये 2 के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे आपको, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन E4 और T2 4 ऐसा। तो आता है क्वेश्चन कि NiCN का होल 4 2- इज डायामैग्नेटिक व्हाइल दिस वन विल बी पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन क्यों है। तो ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना होगा, स्प्लिटिंग के साथ समझाना होगा कि इसमें लिगैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है जो क्या करेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को काफ़ी हाई रखेगा, जबकि यहाँ लिगैंड बहुत वीक है तो यह क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को बहुत कम रखेगा। तो बहुत हाई स्प्लिटिंग एनर्जी होता है स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स का, ऑब्वियसली स्क्वायर प्लैनर ही होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ही पॉसिबल है, आइदर स्क्वायर प्लैनर और टेट्राहेड्रल, जिसमें से स्क्वायर प्लैनर का क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है टेट्राहेड्रल की तुलना में। तो यह स्ट्रॉन्ग लिगैंड बता रहा है कि यह स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होगा, और यह वीक लिगैंड बता रहा है कि टेट्राहेड्रल है। अभी टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लैनर है, तो इस हिसाब से आप फिर स्प्लिटिंग दिखा करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो यहीं से साफ पता चल जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में 2 अनपेयर्ड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और इस तरह से आप CFT के आधार पे जो है काफ़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो इन 2 कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को, कि क्यों एक पैरामैग्नेटिक है और दूसरा डायामैग्नेटिक है। तो इसके बाद सारे इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, आइदर
ऑक्टाहेड्रल हो, टेट्राहेड्रल हो या स्क्वायर प्लैनर हो। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स में ही जो है हमने पढ़ा था कि जब लिगैंड्स कंबाइन करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो लिगैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सेंट्रल मेटल आयन के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से रिपेल करता है और इस तरह से d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। जब d ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग होता है उस दरमियान उस कॉम्प्लेक्स उस सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करता है। तो जितना एनर्जी डिक्रीज करेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्योंकि वह एनर्जी डिक्रीज करने से उसका स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिक्रीजेज द एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड इंक्रीजेज इट्स स्टेबिलिटी, एंड दिस डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं, देखो ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी मतलब उस क्रिस्टल फील्ड को स्टेबलाइज करने वाला एनर्जी। तो स्टेबलाइज करने वाला एनर्जी मतलब जितना एनर्जी वहाँ से रिलीज हुआ है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा तो बचेगा कम, और एनर्जी बचेगा कम सिस्टम के पास, तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेबिलिटी है वह क्या होगा, अधिक होगा, ज़्यादा होगा। तो यह जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, इसका वैल्यू जितना अधिक होगा, इसका मतलब कि वह कॉम्प्लेक्स आयन उतना ही अधिक स्टेबल होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यह क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, और इस आधार पे कई फैक्टर्स को एक्सप्लेन भी किया जाता है जो आगे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो जैसे मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका कन्फिग्रेशन है ऐसा, T2G में m इलेक्ट्रॉन है और Eg में n इलेक्ट्रॉन है, ऐसा। तो इस स्प्लिटिंग में हम लोग क्या जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग है T2G और Eg का, तो इसमें से यह जो जीरो एनर्जी लेवल है उससे a ऑर्बिटल्स प्लस 0.4 डेल्टा वो की दूरी पे है एनर्जी डिफरेंस जो है, और यह जो Eg है, सॉरी नीचे है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस 0.6 डेल्टा वो, ऐसे हम लोग जानते हैं। तो यह जो प्लस 0.6 है यह बेसिकली इस एक ऑर्बिटल का नहीं बल्कि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए है। तो जब यहाँ से आप निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाइजेशन एनर्जी, तो निकालने का फॉर्मूला ऐसा है कि T2G माइनस 0.4 डेल्टा वो पे है, तो माइनस 0.4, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे m है तो इंटू m डेल्टा वो, प्लस Eg 0.6 की ई पे है और इसमें n इलेक्ट्रॉन है तो इंटू n। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग वगैरह भी हो सकता है, यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में हम लोग लिखेंगे R इंटू पी। यहाँ कौन क्या है तो m इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg सेट, डेल्टा वो जान ही रहे हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, R इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, और वह इलेक्ट्रॉन पेयर जो बाद में किया गया हो, पहले से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वह नहीं, एंड कैपिटल P इज़ द पेयरिंग एनर्जी, कैपिटल P यहाँ क्या हो जाएगा, पेयरिंग एनर्जी। तो यह फॉर्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का। अलग अलग कन्फिग्रेशन के लिए जाहिर सी बात है कि अलग अलग वैल्यू आएगा इसके लिए। तो जैसे मान लो आप बस इस फार्मूला को याद रखोगे कि कोई कॉम्प्लेक्स है D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, D4 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो अब उतना डिटेल में स्प्लिटिंग नहीं दिखाएंगे हम लोग, बस डायरेक्ट फैक्ट को समझेंगे।
D4 हाई स्पिन है, मतलब D के 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हाई स्पिन है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि T2G नीचे है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, Eg ऊपर है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। यही यदि D4 लो स्पिन होता, D4 लो स्पिन होता तो इसमें ऐसे आप लिखते T2G4 लिखते और Eg0 लिखते, ऐसा करते आप। और फिर कैसे दिखाते, T2G और Eg ऐसे है ना, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ दिखाओगे तो ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा। अब जब यहाँ से आप दिखाओगे तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यह T2G है जो होता है -0.4 पे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 3 डेल्टा O, प्लस या Eg है जो होता है 0.6 पे, 1 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू 1 डेल्टा O, प्लस R मतलब कि यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 0 है P, तो जाएगा -1.2 डेल्टा O प्लस 0.6 डेल्टा O, पेयरिंग एनर्जी 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन तो पेयर है नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा -0.6 डेल्टा O। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन वही जब आप इसके लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए CFSE, इसके लिए हो जाएगा चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन्स T2G में हैं और T2G में तो एक्सप्रेशन ऐसा -0.4 और T2G में इलेक्ट्रॉन 4 है तो इंटू 4 डेल्टा O, प्लस Eg में 0 इलेक्ट्रॉन है तो 0.6 इंटू 0 डेल्टा O, प्लस पेयरिंग एनर्जी दिखाना होगा तो देखो एक पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया ना तो ये जाएगा 1 इंटू P, ये जाएगा -1.6 डेल्टा O प्लस P। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर दिस D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट दे सकता है, कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा इसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है, और ऐसे 4 एक्सप्रेशन दिए रहेंगे। या फिर यदि यही चीज़ कैलकुलेट करने आए तो यही चीज़ कैलकुलेट करने आएगा यदि, तो उस केस में वैल्यूज़ दिए रहेंगे, डेल्टा O का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यहाँ डेल्टा O और P का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सॉल्व करके बताना होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू आया क्या है। उसी प्रकार से मान लो कि D5 लो स्पिन के लिए बनाना हो तो D5 लो स्पिन है मतलब कि ऐसा हुआ ना 5, ये टूटेगा 2 और 3 में, इसमें से 1 2 3 4 5, तो लो स्पिन है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे टूटेगा, T2G एंड दिस इज Eg ऐसे। तो यहाँ से आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो हो जाना है T2G 5 Eg0, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकलेगा, -0.4 इंटू 5 डेल्टा O, प्लस इसमें 0 है तो 0.6 इंटू 0, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 इंटू पेयरिंग एनर्जी, तो जाएगा -2.0 डेल्टा O प्लस 2P। दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। लेकिन वही आप लेते हो D6 लो स्पिन के लिए, तो आप D6 लो स्पिन यदि लोगे तो फिर इसको ऐसे दिखाना होगा 1 2 3 4 5, टूटेगा तो 2 ऊपर गया, ये 3 नीचे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। कन्फिग्रेशन तो ऑब्वियसली T2G 6 हो जाएगा, Eg0। तो यहाँ से जब आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो -0.4 इंटू 6 डेल्टा O प्लस 0.6 इंटू 0, Eg में तो है ही नहीं, प्लस पेयरिंग एनर्जी कितना लेंगे। यहाँ से यदि आप देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 3, तो आप तो लिख दोगे 3 इंटू P, लेकिन नहीं, ये 3 पेयर में से एक पेयर ऑलरेडी पहले से है, तो जो पेयर पहले से है उसको पेयर करने में एनर्जी कहाँ से लगेगा, जाहिर सी बात है नहीं लगेगा। तो नया इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बना है, मतलब स्टार्टिंग में मेटल आयन के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना उसको आप पेयरिंग एनर्जी में काउंट नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी पेयर है, तो उसमें हम लोग को एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो यहाँ से देखेंगे कि एक तो पहले से था तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से नया है,
ऐसा, तो यहाँ से आप लिखोगे 2p। तो इसमें यही बस समझना था कि देख लोगे कि शुरू में पहले से यदि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को पेयरिंग एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे हम लोग। बस इतना सा बात ध्यान में रखोगे। नए इलेक्ट्रॉन पेयर जितने बने हैं उसी को पेयरिंग एनर्जी में काउंट करना है, पहले से जो है उसको काउंट नहीं करना है। बस इस बात को ध्यान रखोगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकाला हमने। वही यदि आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए निकालते हो तो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल के लिए तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होता है उसके लिए ऐसा कन्फिग्रेशन मान लो, उसमें से E नीचे होता है और T2 ऊपर। तो मान लो E में m इलेक्ट्रॉन है, T2 में n। तो यहाँ से क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे तो कैसे हो जाएगा? या नीचे रहेगा तो इस बार -0.6 इंटू m प्लस 0.4 इंटू n और ये रहेगा पूरा डेल्टा U। ऐसा इस प्रकार से होगा, या सॉरी डेल्टा U नहीं, डेल्टा T, क्योंकि आप T के लिए निकाल रहे हो। लेकिन जो पीछे हम लोग पढ़े कि डेल्टा T इज 4/9 डेल्टा O, तो इसी को आप डेल्टा O के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा -0.6 m प्लस 0.4 n और यहाँ डेल्टा T की जगह लिखना होगा 4/9 डेल्टा O। 4/9 सब में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो -0.6 n इंटू 4/9 डेल्टा O प्लस 0.4 n इंटू 4/9 डेल्टा O ऐसे। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.18 या 0.27, सॉरी 0.27 डेल्टा O प्लस यहाँ आएगा 0.18 डेल्टा O। तो यह हो गया, इसी को आप लिखोगे तो -0.27 प्लस 0.18 डेल्टा O को बाहर रख लो, CFSE। तो इस टेट्राहेड्रल में बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखोगे कि यदि इस एक्सप्रेशन को चलोगे तो यह डेल्टा T के कंसेप्ट में है, इसी डेल्टा T को डेल्टा O में बदलोगे तो यह एक्सप्रेशन होता है। तो इतना से आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। तो डेल्टा T के लिए आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को याद रखो और डेल्टा O के टर्म में निकालना है तो फिर नीचे में जो हम लोग सॉल्व करके लाए हैं उसको याद रखो, तब होगा। अब इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स का निकाल के देखें हम लोग। तो जैसे मान लो निकालना है D7 टेट्राहेड्रल के लिए, तो D7 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या हो जाएगा? E नीचे होता है और T2 ऊपर, तो E4 T2 3 हो जाना है। अब निकालोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तो -0.27 और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 4 प्लस 0.18 इंटू 3 डेल्टा O, यह आ जाएगा -1.08 प्लस 0.54 डेल्टा O, ओवरऑल -0.54 डेल्टा O। ऐसे दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसी प्रकार से मान लो D10 टेट्राहेड्रल हो, D10 टेट्राहेड्रल तो हो ही सकता है ना, जैसे ZnOH का होल 4 पे 2-, तो D10 के लिए लिखोगे तो लिखोगे E4 T2 6 और जब यहाँ से निकालोगे तो -0.27 इंटू 4 प्लस 0.18 इंटू 6 सेम आ जाएगा -1.08, ये हो जाएगा प्लस 1.08, तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी निकल जाएगा। तो ये है बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट कैलकुलेट करने आए या ऑब्जेक्टिव के टर्म में आए, लेकिन किसी ना किसी रूप से जो है क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में रह सकता है। तो उसको आप अच्छे से करोगे और मेन कंसेप्ट को समझना है कि कैसे पेयरिंग एनर्जी को कंसिडर करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन को जो है हम लोग आगे प्रमोट करेंगे,
हायर एनर्जी सेट में कब नहीं करेंगे, कैसे लिगैंड को देख करके समझना है कि किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स होगा। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखोगे तो ये फिर बहुत मुश्किल सी चीज़ नहीं है। तो यहाँ जा कर के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है पूरी तरह से समाप्त होता है। इसके एप्लीकेशंस हालांकि बहुत कम, 1-2 एप्लीकेशन ही हम लोग देखे। मेन जो एप्लीकेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का वह आगे के क्लासेस में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर के बारे में डील करेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फिर स्टेबिलिटी और लास्ट में फिर यूजेज वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डील करते हैं। धन्यवाद।